सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है हम उसके अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। हम अपने बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम में बीएड फर्स्ट ईयर में अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पेपर का नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, पेपर कोड E103। हमारा इस पेपर के अंदर जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम है किशोरावस्था। हम इस चैप्टर के लास्ट मोमेंट पे काम कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हमारा जो टॉपिक है वह है किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। जो किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप है उसके हमने 1 से 7 जो पॉइंट थे इससे पहली वीडियो में बनाए हैं, यानी कि पढ़ लिए हैं। अब हम आगे जो हमारे बाकी के पॉइंट आते हैं हम हमारे उन रुके हुए पॉइंट जो पॉइंट है उसका नाम है शैक्षिक पर्यटन। किशोरावस्था में किशोर लड़के लड़कों के लिए शैक्षिक पर्यटन का आयोजन अवश्य किया जाना चाहिए। यानी कि शैक्षिक पर्यटन का जब हम आयोजन करेंगे तो उससे किशोर किशोरियों के अंदर आपस में भावना जागृत होगी, क्योंकि वह जब एक बैठेंगे एक साथ घूमेंगे खेलेंगे तो आपस में ईर्ष्या भाव का दाग उनके अंदर जो है वह खत्म हो जाएगा और वह जो इस चीज को प्रत्यक्ष रूप से उसको भी वह अधिक समय तक अपनी स्मृति में रख सकेंगे। हमने अगर किसी बालक जान के कक्षा में बालकों को ताजमहल पढ़ा रहे हैं तो ये मान लीजिए कि अगर हम ताजमहल का मॉडल उनको दिखाएंगे और कहेंगे बेटा ये ताजमहल है, इसकी 4 मीनारें हैं, ये किसने बनवाया था, ये इतना सुंदर है, तो वो पढ़ाई हुई चीज उनके दिमाग में इतना नहीं असर करेगी। लेकिन अगर हम उनको वहां पर ले जाकर प्रत्यक्ष रूप से दिखाएंगे तो उसका वह अच्छे से अवलोकन कर पाएंगे, जो कि उनके जीवन में अस्थायी तौर पे रह जाएगा। वे बुढ़ापे में जाकर भी ये कह देंगे कि हमने ताजमहल देखा था और ताजमहल की 4 मीनारें हैं, तो वह इतना सुंदर है, वहां पे ये है, वहां पे वो है। लेकिन अगर हम बताएंगे वह इतना अस्थायी नहीं होगा। इससे जहां उनका ज्ञानवर्धन होता है और उनके मानसिक शक्तियों का विकास होता है, वहीं उनका दूसरे लोगों के संपर्क यानी दूसरे लोगों से संपर्क होता है। क्योंकि हम कहीं पर लेके जाएंगे उनको पर्यटन घुमाने के लिए तो उनका ज्ञानवर्धन तो होगा ही, उनको विकास तो होगा ही उनके ज्ञान का, लेकिन उनका जब हम एक जगह से दूसरे स्थान में जाएंगे सालों से बहुत सारे क्या है संपर्क होगा। उनकी अलग अलग भाषाएं देखने को मिलेगी, अलग अलग उनके रीति रिवाज देखने को मिलेंगे, उनकी अलग अलग क्या है संस्कृति देखने को मिलेगी। अब सामाजिक व नैतिक विकास होता है, यानी जिससे उनका सामाजिक और नैतिक विकास होगा। शैक्षिक पर्यटन उनके प्रत्यक्षीकरण के विषय में सहायक होते हैं। जर्मन युवा आंदोलन में भी, यानी कि एक जर्मन युवा है आंदोलन ने भी शैक्षिक पर्यटनों को किशोर के लिए अत्यंत उपयोगी बताया है। यानी कि जो जर्मन में एक युवा आंदोलन हुआ था उस आंदोलन ने भी शैक्षिक पर्यटनों को किशोरों के लिए, यानी कि जो किशोरावस्था में आने के बाद लड़कियां उनके लिए आवश्यक बताया है। उससे उन्हें बहुत सारा फायदा होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक एवं रचनात्मक शिक्षा। किशोरावस्था में किशोर लड़के लड़कियों को उद्देश्य पूर्वक व्यवसाय एवं रचनात्मक शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि अगर शिक्षा को देने का कोई उद्देश्य ही नहीं है तो ऐसी शिक्षा से देने से क्या लाभ है। इसीलिए इस अवस्था में जो किशोर लड़के लड़कियां होती है उनको रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि जिसका उनके जीवन में कुछ लाभ हो सके। जब उनके जीवन में उस शिक्षा को प्राप्त कर कुछ लाभ ही नहीं होगा, उनका कोई उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा, तो ऐसी शिक्षा देने से उन्हें कोई लाभ नहीं है।
वे अपने ज्ञानेंद्रिय हाथ कान आदि के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ होते, यानी कि रचनात्मक, जब उनको उनके हाथ हैं, उनके जो कान हैं, उनका वे प्रयोग कर सकेंगे, उनके इस्तेमाल करने के लिए वे समर्थ हो सकेंगे। हमें इस ऐसी प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि वह उनका प्रयोग कर अपने जीवन को सुख में बना सके और सामंजस्य के द्वारा अपनी सभी ज्ञान इंद्रियों को समग्र रूप में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कर सके। यानी कि जब उन्हें हम ऐसी शिक्षा प्रदान करेंगे जिससे कि उनकी सभी ज्ञान इंद्रिया जो है वह प्रयोग में आ सके या उनका वह प्रयोग कर अपने जीवन को सफल बना सके और प्रत्यक्षीकरण के विकास में सहायक हो सके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जीवन दर्शन की शिक्षा। किशोरावस्था के प्रारंभ में किशोरों का जीवन के प्रति कोई निश्चित दृष्टिकोण नहीं होता, यानी कि जैसे ही वे बाल्यावस्था पार करके आते हैं एकदम किशोरावस्था के प्रारंभ में यानी कि स्टार्टिंग में ही उनका कोई भी दृष्टिकोण नहीं होता। उनका जीवन जैसे बाल्यावस्था में मटर गश्ती किया है, खेले कूदे मजा किया है, ऐसे ही चाहते हैं। वह सुख दुख आशा निराशा उत्साह उदासीनता नैतिकता अनैतिकता आदि परस्पर विरोधी भावनाओं का अनुभव करता रहता है, यानी कि जो इस प्रकार की भावना है वह उनका क्या है अनुभव करता है। इस प्रकार के मानसिक संघर्षों के बाद वह अपने जीवन दर्शन का निर्माण करना चाहता है, यानी कि जब वह इस ऐसी चीजों का अनुभव करेगा, सुख दुख का, निर्णय लेने का, यानी कि अच्छे बुरे का, विरोधी भावनाओं का, उत्साह उदासीनता का, यानी कि उत्साह का, निराशा का, सुख दुख का, जब इन प्रकार का अनुभव करेगा तभी तो वह अपने जीवन के कुछ निर्णय लेने की शक्ति विकसित कर पाएगा और जीवन दर्शन का उनका जो उसका जो जीवन दर्शन है उसका निर्माण कर सकेगा, यानी कि उसे आगे चलकर क्या करना है, उसे क्या सोचना चाहिए, इन सभी चीजों का वह निर्माण कर पाएगा। हमारे रास महोदय हैं वह कहते हैं, यानी कि डेफिनेशन है, किशोरावस्था आत्म को स्थिर और अस्थायी वस्तु में यानी कि दृढ़ीकरण करने की अवस्था है, यानी कि यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें किशोरिया अपनी जो आत्मा है वो स्थिर और अस्थायी वस्तु में अंतिम रूप से यानी दृढ़ करने की है, यानी कि वह इस अवस्था में आने के बाद जो वह कुछ सीखते हैं उसको अस्थायी कर लेते हैं। ये नहीं कि आज सीखा कल भूल गए, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे जीवन दर्शन का निर्माण करने में किशोर लड़कियों को मार्गदर्शन की आवश्यकता है और वह यह उत्तरदायित्व शिक्षा पर है, यानी कि बालकों का जो जीवन दर्शन है उसको करने के लिए बालक या बालिकाओं में किशोरावस्था में आने के बाद उस चीज की आवश्यकता है और इन सभी चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति कौन कर सकता है? शिक्षा कर सकती है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही बालक के अंदर अच्छे गुणों का विकास हो सकता है, उसको अंधकार के रास्ते से निकाल के उसे प्रकाश की ओर अग्रसर किया जा सकता है। हमारे ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन महोदय हैं, उन्होंने भी कहा, उनकी डेफिनेशन है, किशोर को हमारे जनतंत्रीय दर्शन के अनुरूप जीवन के प्रति दृष्टिकोणों का विकास करने में सहायता देने का महान उत्तरदायित्व विद्यालय पर है, यानी कि जो हमारे जोन्स कौन है भाई, जो हमारे सिम्पसन और जोन्स महोदय, ब्लेयर महोदय, वे भी यही कहते हैं कि जो बालकों का जनतंत्रीय दर्शन के अनुरूप जीवन के प्रति दृष्टिकोण है उसको विकसित करने का दायित्व किस पर है? विद्यालयों पर है, क्योंकि विद्यालयों के अंदर जब बालक किशोरी आएंगे तो उनको एक शिक्षक के द्वारा शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि वह विरोधी राष्ट्र विरोधी कार्य न करे और अपनी उन्नति के लिए अच्छे कार्यों पर अग्रसर। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है
किशोरावस्था मानव जीवन की सबसे कठिन और नाजुक अवस्था है और यौन अवस्था किशोरावस्था की सबसे जटिल और नाजुक समस्या है। यानी कि जो यौन अवस्था है या ये कह सकते हैं जो यौन समस्या है मानव जीवन की सबसे कठिन और नाजुक अवस्था है, क्योंकि इसमें बालक बालिकाओं को अगर हल्का सा भी हवा मिल जाए तो वह आग की तरह उबल जाते हैं। यानी कि इसीलिए यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक बालिकाओं को बहुत ही सहज सहज करके अपने कदम रखने पड़ते हैं। यह यौन अवस्था इसमें वर्चर पर यानी कि अपने चरम सीमा पर होती है और यह बहुत नाजुक होती है। इसीलिए यौन शिक्षा की व्यवस्था करके बालकों को यौन के द्वारा जो गंदी आदतें हैं उनको दूर किया जा सकता है। किशोरावस्था की अधिकांश समस्याओं का संबंध काम प्रवृत्ति से होता है। यानी कि जो किशोरावस्था में बालक बालिकाएं होती हैं उनकी जितनी भी समस्याएं होती है उनमें से अधिकांश जो समस्याएं होती है वह क्या होती है, काम प्रवृत्ति की होती है, यानी कि यौन संबंधी समस्याएं होती है। इसलिए विद्यालयों में किशोर बालक बालिकाओं के लिए यौन शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए। हमारे राष्ट्र महोदय हैं, उन्होंने डेफिनेशन दी है, देखते हैं क्या कहते हैं। यौन शिक्षा की परम आवश्यकता को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। इस बात की आवश्यकता है कि किशोरों को एक ऐसे वयस्क द्वारा गोपनीय शिक्षा दी जानी चाहिए जिस पर उसे पूर्ण विश्वास हो। यानी कि हमारे राष्ट्र महोदय कहते हैं कि जो किशोर होते हैं उनको यौन शिक्षा ऐसे व्यक्ति के द्वारा दी जानी चाहिए जिस पर वह किशोर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हो और उस व्यक्ति को यौन शिक्षा के बारे में सभी जानकारी प्राप्त हो। जब सभी जानकारी उसकी अच्छे बुरे के बारे में एक शिक्षक को प्राप्त होगी तभी तो वह दूसरे बालकों को दे सकते हैं। अगर एक शिक्षक को ही यौन शिक्षा के बारे में मालूम नहीं है तो वह बालकों को क्या देंगे, गलती बताएंगे। इसीलिए यानी कि एक शिक्षक को भी यौन शिक्षा की आवश्यकता है और वह उसके अंदर भी यानी कि सभी चीजों के बारे में उसे पता होना चाहिए। फिर हमारे अष्टराव महोदय वह कहते हैं किशोर बालक बालिकाओं को यौन संबंधी शिक्षा की उसी ढंग से दी जानी चाहिए जिस ढंग से अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती है। यानी कि जो हमारे अष्टराव महोदय हैं वह इस बात को कहते हैं जो किशोर बालक बालिकाएं होती है उनको हम किशोर शिक्षा यानी कि यौन शिक्षा उस प्रकार से दें जिस प्रकार से हम अन्य विषयों की शिक्षा देते हैं। जिस प्रकार से हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामाजिक विज्ञान, गहन विज्ञान, कृषि विज्ञान इन सब चीजों विषयों की शिक्षा देते हैं उसी प्रकार से हमें यानी कि जो किशोर बालक बालिकाएं होती है उनको यौन शिक्षा की भी व्यवस्था दी जानी चाहिए या उसी प्रकार से दी जानी चाहिए। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह किशोर बालक बालिकाओं को यौन शिक्षा देकर उनमें स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करे जिससे कि वह अच्छाई के मार्ग पर चल सके और जो उनकी यौन अवस्था है वो नाजुक अवस्था है उससे वह आसानी से गुजर जाए जिससे वह अपने काम वासना की समस्याओं को सुलझा सके और आगे जाकर अच्छे माता पिता बन सके। अगर वह गंदी आदतों में पड़ जाएंगे तो वह क्या होगा, गंदे ही माता पिता बनेंगे। लेकिन एक शिक्षक की यह आवश्यकता है कि वह उनको अच्छे प्रकार से यौन शिक्षा के अवसर प्रदान करे या उनको अच्छे प्रकार से यौन शिक्षा दे जिससे कि वह आगे जाकर अच्छी आदतें विकसित कर सके और एक अच्छे माता पिता बन सके। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरदायित्व के कार्य। किशोरावस्था में किशोरों को उत्तरदायित्व के कार्य सौंपे जाने चाहिए जिससे उनके अंदर उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो सके। इससे उनमें नेतृत्व की भावना यानी
भावना का विकास होगा। हमें एक विद्यालय के अंदर इस प्रकार से अपने कार्यों का छात्रों में ही बंटवारा किया जाना चाहिए जिससे कि वह भी अपने उत्तरदायित्व को समझे। ये मान लीजिए अगर कोई बालक कक्षा में उद्दंडता करता है तो क्यों ना हम पूरी कक्षा की जिम्मेदारी उसी को दे दें कि आप भैया अपनी कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, यानी कोई शोर ना करे, कोई तोड़ फोड़ ना करे। जो बंदा सबसे ज्यादा तोड़ फोड़ शोर करता था उसे ही हमने ये उत्तरदायित्व दे दिया तो क्या होगा, वह अपने ऊपर कंट्रोल करेगा और दूसरे बच्चों को भी शांत रखेगा और एक कक्षा का जो वातावरण है उसे शांति प्रिय अनुशासन प्रिय बनाएगा। इसीलिए हमें उत्तरदायित्व के कार्य बालकों को देने चाहिए जिससे कि उनके अंदर एक नेतृत्व करने की भावना जागृत हो सके और अपने उत्तरदायित्व को समझ सके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्रीय वातावरण। किशोरों में समतल और संपूर्ण विकास के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय, परिवार और समुदाय में लोकतंत्रीय वातावरण हो। ऐसे वातावरण में ही उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सकता है। अन्य सभी बालक बालिकाएं किशोरावस्था में आने के बाद अपने आप को क्या संतुलित रखना चाहते हैं, इसीलिए उन बालकों बालिकाओं को ऐसा वातावरण दिया जाना चाहिए जहां पर उनकी कोई बात सुन भी सके और उनका कहना मान भी सके और उन्हें समय के अनुसार सब चीजों पे यानी कि क्या है कार्य करने की इजाजत होनी चाहिए, यानी कि समतलता होनी चाहिए। इस अवस्था में आने के बाद जो बालक बालिकाएं होती है वह अपने बड़ों को अपनी सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। क्यों? क्योंकि वह उनके हर काम में रोक टोका-टोकी करते रहते हैं, इसलिए वह उनको बाधा मानते हैं और उन पर गुस्सा हो जाते हैं, संघर्ष करने लगते हैं, उनके साथ में लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, उनसे तनाव करने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए किशोरावस्था में आने के बाद जो बालक बालिकाएं होती है उनको लोकतांत्रिक वातावरण दिया जाना चाहिए। परिवार का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें कि वह अच्छे से खेल कूद सके, पढ़ सके, रह सके, खा पी सके। यह नहीं कि एक परिवार में दो बालक हैं, हम एक बालक को तो अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, उसकी सभी जरूरतें पूरी कर रहे हैं और दूसरे को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, उसी के फटे पुराने कपड़े दे देते हैं, बचा हुआ खाना दे देते हैं, दूध नहीं देते। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे लिए दोनों बालक एक समान है। यही नियम हमारी कक्षा कक्ष में भी लागू होता है। हमें अपनी कक्षा कक्ष में सभी बालकों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। उन्हें कक्षा कक्ष में समान सभी बच्चों को लोकतांत्रिक वातावरण दिया जाना चाहिए जिससे कि वह अपने आप को समतल समझकर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सके। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मक कार्यों की व्यवस्था। किशोरों को विभिन्न सृजनात्मक कार्यों, संगीत आदि के द्वारा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यानी कि जिस उसमें बालक या बालिकाएं किशोरावस्था में आने के बाद रुचि लेते हैं उनको उसी क्षेत्र में उस चीज को प्राप्त करने के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ये मान लीजिए कि हमने अपने विद्यालय में कोई गेम कराया, हमने ये साल के अंत में एक प्रोग्राम रखा जिसमें हमने सभी बच्चों को कहा कि आप अपनी इच्छा के अनुसार उसमें भाग ले सकते हो। अगर कोई संगीत में लेना चाहता है संगीत में लो, खेलने में लेना चाहता है खेल में लेना लो, कबड्डी खेलना चाहता है कबड्डी खेलो, क्रिकेट खेलना चाहता है क्रिकेट खेलो। आपकी आजादी है। आप नृत्य करना चाहते हैं नृत्य करो, तबला बजाना चाहते हैं तबला बजाओ, लेकिन क्या है प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो। यानी कि जो हम कार्यक्रम रख रहे हैं उसमें अपनी भागीदारी दिखाओ और जब वह इस प्रोग्राम में अपनी भागीदारी दिखाएंगे तो क्या होगा, हमारे सामने अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं
निकल के आएगी। और एक विद्यालय का, एक अध्यापक का या एक माता पिता का कर्तव्य है कि वह उनकी जो प्रतिभाएं हैं उनको दबाने के बजाय उनको ऊपर उठाना चाहिए, जिससे कि वह अपने जीवन में उच्च स्थान प्राप्त कर सके और उनको उनकी प्रतिभा के अनुसार ही अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। आज अगर हम सचिन तेंदुलकर को ये कहते हैं कि आप क्रिकेट ना खेलो, आप नृत्य करो, क्या वे आज अच्छे क्रिकेटर बन पाते? आज वे विश्व विख्याति प्राप्त है। किस कारण से? क्योंकि उनकी रुचि क्रिकेट में थी, उन्होंने क्रिकेट खेला, उनके माता पिता ने, गार्जियन ने उन्होंने सहयोग किया, उनके अध्यापकों ने सहयोग किया, जिससे कि वे आज विश्व विख्यात है क्रिकेट के क्षेत्र में। हमारी लता मंगेशकर है, संगीत के क्षेत्र में विश्व विख्यात है। अगर उनके माता पिता ने ये कहते कि आप संगीत यानी कि गाना ना गाओ, आप केवल घर के कार्य करो, खाना बनाओ, खाना तो वो तब भी बनाती थी, लेकिन उस काम से अगर हटा देते तो क्या आज वो विश्व विख्यात हो जाती? नहीं। इसीलिए बालक की जिस काम में रुचि है उस काम में अगर वह कार्य अच्छा है, यानी कि समाज विरोधी नहीं है, समाज का उससे कुछ भला हो सकता है, तो हमें अपने बालक या बालिकाओं को उस क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, न कि उनकी रुचियों को दबाना चाहिए। सो गाइस, हमारी जो किशोरावस्था में शिक्षा का जो स्वरूप था उसके अंदर जितने भी पॉइंट थे हमने सभी 1 बाय 1 करके उनका अध्ययन किया, डिस्कस किया। हमने एक वीडियो में 1 से 7 तक के पॉइंट पे डिस्कशन किया और दूसरे जो थे उसमें 8 से 9 तक के 8 से 14 तक के जो पॉइंट थे उन पर डिस्कशन किया। हमारा जो यह पॉइंट था किशोरावस्था में शिक्षक यानी कि शिक्षा का स्वरूप यह पूरा होता है। हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।